चलिए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जहां जुनून और एक मकसद ने एक पूरे देश की तकदीर ही बदल दी। ये कहानी है इटली के रेड शर्ट्स की। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस सवाल की तह तक जाएंगे वो है कि इटली को एक करने में इन रेड शर्ट्स का असल में रोल क्या था। इसी एक सवाल का जवाब हमें एक सेना, एक नेता और एक राष्ट्र के जन्म की पूरी कहानी बता देगा। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि उस वक्त हालात थे कैसे। आज हम जिस इटली को एक देश के तौर पर जानते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। असल में एकीकरण शब्द का मतलब ही यही है कि पहले वो चीज एक नहीं थी, बिखरी हुई थी। जरा सोचिए, एक ऐसा प्रायद्वीप जो कई छोटे बड़े बिल्कुल अलग अलग राज्यों और साम्राज्यों में बटा हुआ था। हर किसी की अपनी सरकार, अपनी सेना, अपने नियम कानून। उस माहौल में एक देश, एक इटली की सोच भी कह सकते हैं एक सपने जैसी थी। तो इस बिखरे हुए मंजर को बदलने के लिए कोई राजा महाराजा की सेना नहीं, बल्कि एक बिल्कुल अलग तरह की ताकत सामने आई, स्वयं सेवकों की सेना। तो ये स्वयं सेवक सेना, या जिसे हम वॉलंटियर आर्मी कहते हैं, ये होती क्या है? देखिए, ये कोई प्रोफेशनल फौज नहीं है। ये आम लोग हैं, किसान, स्टूडेंट्स, कारीगर, जिन्होंने किसी खास मकसद या एक विश्वास के लिए हथियार उठाने का फैसला किया हो। उन्हें कोई सैलरी या हुक्म नहीं, बल्कि उनका अपना जज्बा लड़वाता था, और यही उनकी असली ताकत थी। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ वो सैनिक हैं जो वेतन या ड्यूटी के लिए लड़ते हैं, जिनकी वफादारी किसी राजा या राज्य के लिए होती है, और दूसरी तरफ थे ये रेड शर्ट्स। उनका जज्बा ही उनकी तनख्वाह थी, और उनकी वफादारी वो किसी राजा के लिए नहीं थी, बल्कि एक यूनाइटेड इटली के आइडिया के लिए थी। यही बात उन्हें इतना खतरनाक और असरदार बनाती थी। तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के असली हीरो से, गैरीबाल्डी के रेड शर्ट्स, वो लोग जिन्हें हम बदलाव का चेहरा कह सकते हैं। तो ये रेड शर्ट्स आखिर थे कौन? बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये एक वॉलंटियर आर्मी थी। इनके करिश्माई लीडर थे ग्यूसेप गैरीबाल्डी, और इनका मकसद सुनने में सीधा लेकिन करने में लगभग नामुमकिन, बिखरे हुए इटली को एक करना। बस ये 3 बातें ही उनकी पूरी पहचान थी। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने ये इतना बड़ा काम किया कैसे? आखिर ऐसा क्या किया जिसने इटली का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया? उनका जो पूरा अभियान था वो कुछ ऐसा था। पहला कदम, सब गैरीबाल्डी के झंडे तले इकट्ठा हुए। दूसरा, उन्होंने बिजली की तेजी से सिसिली द्वीप पर कब्जा कर लिया। तीसरा, वहां से आगे बढ़कर पूरे दक्षिणी इटली को जीत लिया। और चौथा, जो कि सबसे अहम कदम था, इन जीते हुए इलाकों को किंगडम ऑफ इटली में शामिल कर दिया। एक साफ, असरदार और बहुत ही साहसी रणनीति थी ये। पर ये सिर्फ एक मिलिट्री जीत नहीं थी। इसका जो ऐतिहासिक असर था वो कहीं ज्यादा गहरा था। इसने इटली के भविष्य की, कह सकते हैं, नींव रखती थी। इतिहासकार उनके इस अभियान को अक्सर बस इन शब्दों में समेट देते हैं, एकीकरण प्रक्रिया में एक निर्णायक कदम। मतलब ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने इटली के एक नामुमकिन से दिखने वाले सपने को मुमकिन बनाने की तरफ धकेल दिया। तो आखिरकार इस सब का मतलब क्या निकला? मतलब ये कि दक्षिण को उत्तर से जोड़कर गैरीबाल्डी के रेड शर्ट्स ने एक यूनिफाइड इटली के सपने को एक ठोस हकीकत में बदल दिया। जो चीज सिर्फ कुछ लोगों की सोच थी, उसे उन्होंने जमीन पर उतार कर दिखा दिया। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि इतिहास राजाओं या सरकारों के फरमानों से नहीं, बल्कि आम लोगों के, आम स्वयं सेवकों के जुनून और इच्छा शक्ति से बनता है। रेड शर्ट्स की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि कभी-कभी इतिहास को बदलने के लिए किसी वर्दी की नहीं, बस एक मकसद की जरूरत होती है। सोचने वाली बात है ना? आज की कहानी में एक मुर्गा है और एक इंसान, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सिर्फ एक मुर्गे की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। एक आदमी एक मुर्गा खरीद कर लाता है। शुरुआत में सब सामान्य लगता है, लेकिन एक दिन वो तय करता है कि वो मुर्गे को मार देगा, पर सीधे नहीं, धीरे धीरे, उसकी पहचान खत्म करके। वो
मुर्गे से कहता है, कल से तुम बांग नहीं दोगे, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुर्गा डर जाता है और हामी भर देता है। अगली सुबह वो अपनी सबसे बड़ी पहचान, अपनी बांग छोड़ देता है। सोचिए, जिस चीज के लिए वो जाना जाता था, जिससे उसकी पहचान थी, वो पहली ही शर्त पर उसने छोड़ दी। फिर अगला आदेश आता है, पंख भी नहीं फड़फड़ाने हैं, फिर गर्दन भी नहीं उठानी है। और मुर्गा हर बार झुकता जाता है, हर बार खुद को थोड़ा थोड़ा खोता जाता है। यहां तक कि एक दिन मालिक उससे कहता है, अब तुम्हें अंडे देने होंगे, नहीं तो मर जाओगे। अब मुर्गा टूट जाता है, क्योंकि ये तो नामुमकिन है। वो रोता है। मालिक पूछता है, डर के मारे रो रहे हो? और मुर्गा जो जवाब देता है, वही इस कहानी की आत्मा है। वो कहता है, नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि अंडे न देने पर मरने से बेहतर था मैं अपनी बांग देकर मरता। कितनी गहरी बात है ये। वो मरने से नहीं डर रहा, वो अपनी पहचान खोकर मरने से डर रहा है। और यहीं से हमारी कहानी, हमारी जिंदगी से जुड़ जाती है। कितनी बार ऐसा होता है, जब हम किसी के डर, दबाव या उम्मीदों के कारण अपनी असली पहचान छोड़ देते हैं। पहले हम अपनी बात कहना छोड़ते हैं, फिर अपने फैसले, फिर अपनी पसंद, और धीरे धीरे हम खुद को ही खो देते हैं। और हम सोचते हैं कि चलो शांति बनी रहेगी, चलो टकराव से बच जाएंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? जिसका इरादा ही आपको दबाने का हो, वो आपके हर समझौते को आपकी कमजोरी समझता है। आप जितना झुकते हैं, वो उतना ही और झुकाने की कोशिश करता है। और एक समय ऐसा आता है जब वो आपसे वो मांगता है जो आप दे ही नहीं सकते। तब आपको एहसास होता है कि आपने पहले ही बहुत कुछ खो दिया है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, हर बार चुप रहना समझदारी नहीं होती, हर बार झुकना विनम्रता नहीं होती, और हर बार सह लेना महानता नहीं होती। कभी कभी ना कहना ही सबसे बड़ा साहस होता है। कभी कभी खुद के लिए खड़ा होना ही असली जीत होती है। और कभी कभी संघर्ष करना ही जीने का सही तरीका होता है। याद रखिए, आपकी बांग, आपकी आवाज है, आपकी सोच है, आपकी पहचान है। अगर आपने इसे खो दिया तो आप भले ही जिंदा रहेंगे, लेकिन अंदर से खत्म हो चुके होंगे। इसलिए अगर कभी जिंदगी आपको ऐसी स्थिति में डाल दे जहां आपको अपनी अस्मिता और शांति में से एक चुनना पड़े, तो शांति के लिए अपनी अस्मिता मत खोइए। क्योंकि जो इंसान अपनी पहचान खो देता है, वो दुनिया से पहले खुद से हार जाता है। आज का सवाल आपसे है, क्या आप भी कहीं किसी डर, दबाव या आदत के कारण अपनी बांग छोड़ रहे हैं? अगर हाँ, तो अभी भी वक्त है खुद को वापस पाने का, अपनी आवाज उठाने का और अपने अस्तित्व के लिए खड़े होने का। मरना उतना दर्दनाक नहीं होता
जिएगा।